करते हैं लेक्चर नंबर 23। आज का लेक्चर आपके एक तो चैप्टर 4 के बारे में मैंने कहा हुआ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 4। उसमें आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स में से एक लेक्चर है जो आज का लेक्चर होगा। अटेंटिव हो के आपने सुनना है, अहम चीजें डिस्कस होंगी। स्पीड इंटेंशनली मैं स्लो रखूंगा ताकि आप तसल्ली के साथ चीज़ों को समझ लें। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो ज़्यादा अहम है उनको हम रिपीट भी करते रहेंगे। ठीक, अभी तक कल के अच्छा, और मैंने टेस्ट डिस्कशन का भी कहा था लेकिन वो आज शायद नहीं हो सका। हाँ, कल होगी, बिल्कुल कल होगी। अभी तक हम अपने इस चैप्टर में किस कंसेप्ट के ऊपर है, चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से में हमने स्टडी किया कि ऑडिट रिपोर्ट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उसको पढ़ने के बाद अब हम दूसरे हिस्से में मौजूद हैं जिसमें हम इन ऑडिट रिपोर्ट के कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिसीजन कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा एलिमेंट आएगा और कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें हमने खास तौर पे जिन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करनी है वो है मॉडिफाइड ओपिनियन, वो है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वो है एम्फेसिस ऑफ मैटर, वो है अदर मैटर, वो है की ऑडिट मैटर। ठीक है, की ऑडिट मैटर। कल हमने स्टडी किया था मॉडिफाइड ओपिनियन को पढ़ना। उसमें हमने ये सीखा कि ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर की जिंदगी का सबसे प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन क्या है, ओपिनियन डिसाइड करना। ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर 2 चीजें देखेगा, कंसीडर करेगा, इवेल्युएट करेगा। पहली चीज कि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और दूसरी चीज अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन उसका इफेक्ट क्या है। मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हमने कल पढ़ लिया, अब इसका इफेक्ट आज पढ़ना है। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जहनों में आए होंगे। 1 बाय 1 वो पूछ लीजिए। पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को क्लियर करके फिर आगे चलेंगे। जी, कोई क्वेश्चन? लिखा हुआ है इफ मैनेजमेंट डिस्क्लोजेज ए मिस स्टेटमेंट इन नोट्स इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मुझे ये बताइए, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सारा सिलेबस कवर करवाना। मैं सेशन के आखिरी दिन अगर आपको ये बता दूं कि 2 टॉपिक्स मैंने कवर नहीं करवाए तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। अच्छा, अगर मैंने ना तो कवर करवाया ना ही आपको बताया, ये भी गलत है। लेकिन अगर कवर नहीं करवाए, टॉपिक बता दिया कवर नहीं करवाए, है तो ये भी गलत ही ना है। तो ये क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है। अच्छा, मिस इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नोट्स द अकाउंट्स में ये लिख दिया कि हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की। वी हैव नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर बिकॉज दिस विल रिड्यूस प्रॉफिट। क्या ये ठीक है भाई? ये भी तो मिस स्टेट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी मिस स्टेटेड है? बिल्कुल, इसलिए कि हर स्टेटमेंट लैदा है। इनकम स्टेटमेंट लैदा, नोट्स द अकाउंट्स लैदा। नोट्स द अकाउंट्स में कोई चीज को डिस्क्लोज करने से कि इनकम स्टेटमेंट ठीक नहीं हो जाएगी जब तक कि उसको ठीक ना करेंगे, इसीलिए कह रहा है डिस्क्लोजर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है ना तो उसको करेंगे तो ही बात बनेगी। अगर आपने उसको नहीं किया, गलत किया, लेकिन नीचे डिस्क्लोज कर दिया तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या इससे एक स्टूडेंट कहने का सर मैनेजमेंट ने बता तो दिया है, लेकिन क्या बता देने से उसकी गलती ठीक हो गई? नहीं हो गई। चोर चोरी करके थाने चला जाए और कहे मैं चोरी करके आया हूं तो क्या करेंगे? उसको कहेंगे शाबाश, आपने बड़ा अच्छा काम किया, सच बोला, अब आप जाइए। चाय पिलाएंगे उसको और भेज देंगे घर। ऐसे होगा? लटा के वहाँ मजबूरी है आपको पंजाब पुलिस का। हाँ जी, जो वो सलूक करते हैं। तो याद रखें, डिस्क्लोज कर देने से डिस्क्लोज गलती ठीक नहीं हो जाती।
यही कह रहा है, डिस्क्लोजर इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? लिमिटेशन के नोट में लिखा है कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो ऑडिटर तब भी अपनी ओपिनियन क्वालिफाई करेगा। ये लीगल रिक्वायरमेंट है या इनका क्वेश्चन है कि स्कोप लिमिटेशन में एक जगह शायद कहीं पे लिखा हुआ है अगर काउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो इससे ओपिनियन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मॉडिफाई होगा। क्या ये इस वजह से क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है? यस, इस वजह से आके रिक्वायर्ड बाय लॉ है। देखिए, हमने इवेल्युएट करना होता है कि किसी भी इवेंट का इफेक्ट जो हमें केस स्टडी में उसने दिया है रिपोर्ट में किस जगह पे आएगा। क्या मॉडिफाइड ओपिनियन पे इसका इफेक्ट आएगा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पे आएगा, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर या की अदर मैटर। और रूल ये है, नॉर्मली रूल क्या है, एक इवेंट का इफेक्ट एक ही जगह पे आता है, एक से ज्यादा जगह पे। यानी एक इशू की वजह से अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है उस इशू की वजह से एमसीज ऑफ मैटर नहीं आएगा। एक इशू की वजह से अगर एमसीज ऑफ मैटर आ रहा है उसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। एक इशू की वजह से की अदर मैटर आ रहा है उसकी वजह से अदर मैटर नहीं आएगा। ये बात फॉलो कर रहे हैं? एक इवेंट एक ही जगह पे जाएगा। अब इस असूल के मुताबिक अगर डिस्ट्रॉय हो जाए अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अब काउंटिंग रिकॉर्ड हमारा का एविडेंस होता है ना, सेल इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, इनको हम चेक करते हैं, वही डिस्ट्रॉय हो गई, एविडेंस नहीं मिला। स्कोप लिमिटेशन है, ओपिनियन मॉडिफाई होगा। अगर इफेक्ट मटेरियल ओपिनियन मॉडिफाई होगा, ओपिनियन को कर दिया मॉडिफाई। आईएसएस ये कहते हैं जब आपने इसको ओपिनियन मॉडिफाई, अब और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक इवेंट का इफेक्ट एक ही जगह पे आता है। लेकिन चूंकि लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने उसको 4 एडिशनल ओपिनियंस भी देने हैं और उसमें एक ओपिनियन है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट। ठीक है, तो बताइए अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारा जल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट सारी जल गई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट? नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। यानी अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई ओपिनियन करेंगे। अब ये देखें, रूल की एक्सेप्शन आ गई कि रूल कहता है एक इवेंट एक जगह पे जाएगा, लेकिन यहां पे एक इवेंट का इफेक्ट रिपोर्ट में 2 जगह पे हो रहा है। किस किस जगह पे? एक स्कोप लिमिटेशन की वजह से ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई हो रहा है, और दूसरा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला लीगल ओपिनियन जो है अदर रिपोर्टिंग वो मॉडिफाई हो रहा है। तो ये 2 जगह पे इफेक्ट क्यों? क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब कभी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगी, हमने ओपिनियन मॉडिफाई, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रही, हाँ जी, तो हमारा एक स्कोप लिमिटेशन उधर जाएगा अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस से भी एविडेंस नहीं ऑब्टेन किया। और एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन क्वेश्चन में लिखना नहीं भूलना, क्वेश्चन में लिखना नहीं भूलना। क्लियर हुए? चले, केस स्टडी मुझे याद आ गई 2। पहली केस स्टडी, हाथ उठा के जवाब देना। उसने कहा कि क्लाइंट के जो जर्नल था, लेजर था, ट्रायल था, ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया, आग लगी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन क्लाइंट ने बैंक स्टेटमेंट से रिसीट्स एंड पेमेंट्स की डिटेल निकलवा के ऑडिटर को एविडेंस सारा प्रोवाइड कर दिया। व्हाट शैल बी इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट? 1 मिनट है, 1 बाय 1, पहले दूसरे नंबर पे जी। रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, गलत। रिपोर्ट नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए ओपिनियन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब दूसरा जिस पे इफेक्ट डालेंगे इसके बाद आप, वो भी तो रिपोर्ट का हिस्सा है। चले, अभी जो कि स्टार्ट है, कोई बात नहीं, स्टार्ट में होता है ना ओपिनियन और रिपोर्ट को, माफी दे, चले ओपिनियन नहीं, शुरू ओपिनियन, चूंकि एविडेंस ऑब्टेन हो गया है इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन कौन सा आएगा? अनमोडिफाइड। क्या कोई किसी और जगह पे भी इफेक्ट होगा? क्या? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड बाय लॉ में
क्या होगा? हम लिखेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट। शाबाश, हैव नॉट बीन केप्ट। शाबाश, ठीक है। यानी देखें, इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूं कि स्कोप लिमिटेशन वाला ओपिनियन लैदा डिसाइड होना है और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला लैदा। सम टाइम एक इशू दोनों को इफेक्ट कर रहा होगा, अक्सर दोनों को इफेक्ट कर रहा होगा, लेकिन सम टाइम हो सकता है वो एक को इफेक्ट करे दूसरे को ना करे। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। जैसे उसने कहा एक डायरेक्टर ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, उसमें जो ओन लेबर यूज की गई थी उसका रिकॉर्ड नहीं रखा और अपने अंदाजे से उसने कॉस्ट ऑफ लेबर कैपिटलाइज कर दी। ऑडिटर ने कहा भाई वो जो टाइम शीट्स होती हैं वर्कर्स की जो काम करते हैं, कितना काम किया, फिर वो किधर है? वो मौजूद नहीं थी। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताए, कौन बताएगा जी? ओपिनियन अनमोडिफाइड आएगा और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट। गलत। और कोई जी? ओपिनियन मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि एविडेंस भी तो नहीं है। एविडेंस स्कोप लिमिटेशन है, स्कोप लिमिटेशन है। ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मॉडिफाइड होगा और अदर मैटर में जाके नहीं, बस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड बाय लॉ, या यूं कह लीजिए कि ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ में, रिक्वायर्ड बाय लॉ का लफ्ज ऐड कर दिया करें ना तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है। मैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन मॉडिफाई होगा कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर हो गई बात जी? जी देखिए, अल्टरनेटिव, इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ, आप सोल्यूशन में डिस्कस करते हुए ये कह सकते हैं अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन अनमोडिफाइड, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपिनियन मॉडिफाइड। लेकिन इन एनी केस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन वो मॉडिफाई होगा ही होगा, क्योंकि बुक्स उसने मेंटेन नहीं की सही जो करनी चाहिए थी। क्लियर हो गया? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। शाबाश भैया, क्वेश्चन क्लियर हो गया जी? आपने उठाया था क्वेश्चन। और की क्वेश्चन वन बाय वन। क्वालिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क? लगाओ इसको, एक लगाओ। मैंने आपको मॉडिफाइड का लफ्ज, मैंने कहा है ना आपने मॉडिफाइड रिपोर्ट के बारे में नहीं जाना। हाँ, मुझे याद आ गया, आपको जो मैंने रीडिंग असाइनमेंट दी थी उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। शाबाश, चलें ना लगाएं भाई, अब ना लगाएं। इनका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुन लें कि सर आप तो हमें ये पढ़ाते रहे मिस स्टेटमेंट हो, मॉडिफाइड, स्कोप लिमिटेशन हो, तो आपने कल जो पढ़ाने के लिए दिया था उसमें लिखा हुआ था अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन, या स्कोप लिमिटेशन के, ये तो मिस स्टेटमेंट का था, स्कोप लिमिटेशन के केस में अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन। ये क्वालिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है? ये एडवर्स ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है? ये डिस्क्लेमर ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है? ये आगे जाके नहीं पढ़ेंगे, ये आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन है, ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, मैंने शायद कल आपको ये इंडिकेट किया होगा, नॉर्मली मैं करता होता हूँ कि पढ़ते हुए अगर आपको कोई मॉडिफाइड के अलावा कोई और टाइप आ जाए तो आपने उसे मॉडिफाइड ही पढ़ना है, नहीं कहा था? चले कोई बात नहीं। अभी फिलहाल समझे क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, इन तीनों का मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन ही है, इन तीनों का मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन है। लेक्चर एंड तक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे पूरा टाइम मिला, वरना अगर थोड़ा मुझे लगा कि ज्यादा जरूरत एक्सप्लेन करने की तो फिर टाइप ऑफ ओपिनियन कल डिस्कस करेंगे। जी देखिए, केस स्टडी को छोड़ दे, आपका अपना कोई क्वेश्चन है ना अगर वो पूछ ले। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि
उसने AFRF के मुताबिक कंप्लाई नहीं किया अपनी सारी स्टेटमेंट्स को, तो ये तो मिसस्टेटमेंट नहीं हुई? नहीं, देखें मिस स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि सर ये जो आपने एग्जांपल दी ना कि लेबर कॉस्ट उसने अंदाजे की बेस पे रिकॉर्ड कर ली, तो ये मिस स्टेटमेंट भी तो हो सकती है, क्योंकि जो एक्चुअली उसकी कॉस्ट होगी वो तो नहीं होगी जो उसके अंदाजे में और एक्चुअल में फर्क तो होगा। मिस स्टेटमेंट तो हो सकती है। क्या आप बता सकते हैं मिस स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो जब हम कंफर्म होके नहीं, मिस स्टेटमेंट का असूल है आपने कंफर्म होके बताना है कि इतनी अमाउंट की मिस स्टेटमेंट है, वरना क्या होगा, ये हमेशा स्कोप लिमिटेशन होगी। ठीक है, कंफर्म नहीं होता हमें उस अमाउंट का। ठीक है जी। जी, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, ये कंपनी लॉज की रिक्वायरमेंट के हर बार जरूर लिखना होता है, और आईएसए की रिक्वायरमेंट। वो कह रहे हैं सर आईएसए की रिपोर्ट में और कंपनी लॉ की रिपोर्ट में सबसे बड़ा फर्क जो आपने बताया जो हमने लाजमी लिखना है वो क्या है भला? आईएसए की रिपोर्ट और कंपनी लॉ वाली रिपोर्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कंपनी का नाम अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चार बताई हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली, छोटे छोटे कंसेप्ट्स के अंदर घुस जाएंगे और बड़ी बला जो बैठी हुई है ना वो नजर ही नहीं आएगी। वो क्या है? लतीफा सुना हुआ आपने? मुझे याद आ गया। अच्छा, अभी मैंने बताया ही नहीं कौन सा, आपने पहले फैसला कर लिया। हाँ, प्रोफेशनल जजमेंट। बचपन में खातून थी ना एक, उनकी नजर कमजोर थी, सहेलियां उनका मजाक उड़ाते थे, एक दिन उसने कहा मैं ऐसा कोई प्लान बनाती हूँ कि मेरी नजर की मशहूरी हो जाए पूरी दुनिया में। मैंने कहा अच्छा। वो कॉलेज के कॉलेज की तरफ से प्लान हुआ कि किसी छांगा मांगा फॉर एग्जांपल जाना है। उसने क्या किया, घर से सुई पकड़ी, छांगा मांगा सर, सुई थोड़ा जल्दी चुभ गई आपको। जहां पे सारा ग्रुप था ना वहां पे कोई 200-250 मीटर दूर जो है ना एक दरख्त में सुई चुभो दी, और वापस आके दोस्तों सहेलियों से कहा वो देखो वो तुम्हें सुई नजर आ रही है? मैंने कहा कौन सी सुई? वो 250 मीटर वो जो दूर दरख्त है उसमें मुझे सुई नजर आ रही है। मैंने कहा नहीं हमें तो नहीं, उधर कोई सुई नहीं है। नहीं सुई है, मुझे नजर आ रही है, मैं भी तुम्हें ला के दिखाती हूँ सुई, तो फिर मान लोगे कि मुझे? उन्होंने कहा बिल्कुल मान लेंगे। वो गई उधर दरख्त में से सुई निकाली, भागे भागे वापस आ रही कि आज के बाद तो दुनिया में मेरी हाहाकार मच जाएगी, मेरी नजर कितनी तेज है। इतनी खुशी से भागते भागते आ रही थी, रास्ते में गाय थी, उससे टक्कर हो गई। तो आपको वो दूर की सुई नजर आ जाती है, ये जो रास्ते में बला बैठी है ना गाय, ये नहीं पता चलता ये क्या। छोटे छोटे सवाल पूछ लेंगे, लेकिन ये जो आईएसए वाली रिपोर्ट में है और कंपनी वाली रिपोर्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हाँ, ये पता नहीं क्या फर्क है। वो चार ओपिनियन कौन कौन से थे भला? प्रॉपर बुक्स ऑफ कंपास, यही पता होगा। और कौन सा? नहीं भाई कंफ्यूज हो गया, इनको याद किया हुआ ना। ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद शाबाश और इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया ये चार। भाई का क्वेश्चन है सर ये चार तो हैं ही हैं, इसके अलावा आपने कोई एंगेजमेंट पार्टनर का भी फर्क बताया हुआ है क्या? आईएसए ये कहते हैं कि आपने नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर देना है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है? हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये भी एक तरह से फर्क ही हुआ, क्लियर हो गया जी? यही क्वेश्चन था मेरे भाई। और कोई क्वेश्चन? जी पूछ। और आगे लिखा हुआ है कि ऑडिटर डज नॉट कंकर विद चेंज। उन्होंने कहा सर आप टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट कल बता रहे थे, उसमें एक मिसस्टेटमेंट की एग्जांपल थी
अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड। लेकिन जब हमने बुक पढ़ी तो उसके आगे मजीद लिखा हुआ था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड बट ऑडिटर डज नॉट कंकर विद चेंज। तो ये डज नॉट कंकर का मतलब होता है एग्री करना। देखिए सिर्फ वो तो बोर्ड पे आपको ना सिर्फ कीवर्ड्स बताए जाते हैं, असल में तो आपने खुद भी देखा होगा कि पढ़ते हुए वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा होती है, लेकिन मेन कंसेप्ट डिस्कस हो जाता है। सिर्फ काउंटिंग पॉलिसी चेंज होना मिस स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि IAS 8 अलाउ करता है, जिन स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ वो सुन ले, IAS 8 अलाउ करता है काउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर काउंटिंग पॉलिसी को चेंज आपने किया ठीक यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड व्यू प्रेजेंट कर दिए, अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया। रेट्रोस्पेक्टिवली समझते हैं? बैक डेट से, हाँ शुरू से। कितने स्टूडेंट्स ने रेट्रोस्पेक्टिव का वर्ड नहीं सुना हुआ? हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव, रटा लगा रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम स्टार्ट। और अगर आप पिछले 1.5 महीना गुजर गया, आपने ऑडिट हर रोज आधा घंटा पढ़ते थे, आज आपने फैसला किया मैं आज से ऑडिट 2 घंटे पढ़ना शुरू करूंगा, तो ये आपने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। ये इफेक्ट है प्रोस्पेक्टिव है, फ्रॉम टुडे। लेकिन अगर आप आज ये फैसला करें कि मैं पहले सेशन के पहले दिन से ही 2 घंटे पढ़ूंगा, इसको क्या कहते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। है इम्पॉसिबल, मुझे भी पता है, लेकिन फर्ज कीजिए टाइम मशीन इजाद हो जाए, हाँ फर्ज कर ले टाइम मशीन, और आप कहें सेशन के स्टार्ट से जाके मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, ये भी चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है। और ये क्या है? रेट्रोस्पेक्ट। समझ लग गई? स्टैंडर्ड क्या कहता है? काउंटिंग पॉलिसी का चेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी बैक डेट से होगा, फ्रॉम टुडे नहीं होगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंज कब से होगा? फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव। काउंटिंग पॉलिसी का चेंज कब से होगा? लिख लें, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, सॉरी पहले लिखे चेंज इन काउंटिंग एस्टिमेट, आगे लिखे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फिर लिखे चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, फिर लिखे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव है PROSPECTIVE, रेट्रोस्पेक्टिव के हैं RETROSPECTIVE, रेट्रोस्पेक्टिव। एस्टिमेट्स का इफेक्ट, ये जिसने अब आगे ऊंची नीचे की ना, एस्टिमेट को रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया, पॉलिसी को प्रोस्पेक्टिव कर, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। एस्टिमेट, चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? आज से ऑनवर्ड इफेक्ट आएगा, बैक ईयर में जाके इफेक्ट नहीं आएगा। और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि बैक डेट से इफेक्ट, क्योंकि हमारे पास पिछले सालों का रिकॉर्ड मौजूद होता है ना, तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम रीस्टेट कर सकते हैं। पिछले सालों में जा नहीं सकते, लेकिन पिछले सालों का रिकॉर्ड ठीक कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में फर्क समझ आ गया? एक स्टूडेंट कहने लगा सर एस्टिमेट और काउंटिंग पॉलिसी में क्या फर्क है? तो इसमें फर्क आप काउंटिंग में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स आपके लिए याद रखना काफी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, एस्टिमेट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वारंटी, क्लियर होगी एस्टिमेट से? अब सुने, FIFO वेटेड एवरेज काउंटिंग पर, फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे जा, रीवैल्यूएशन ये क्या है? काउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, एस्टिमेट। चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट्स, ये अब लिख लेना, बार बार नहीं पूछना, लिख लेना, ठीक है? ये सारी चीजें लिख लें। चलिए, तो ये था चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट।
अच्छा वापिस आते हैं भाई के क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने कहा सर लिखा हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी, तो अगर ऑडिटर कंकर नहीं करता तो वो मिसस्टेटमेंट है, यानी अगर ऑडिटर एग्री नहीं करता। ऑडिटर कब एग्री नहीं करेगा? जब वो सही नहीं होगी, शाबाश। और सही कब होगी? जब आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर व्यू प्रेजेंट करें। जब आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया, प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव। और उसके जो डिस्क्लोजर वगैरह देने थे वो भी दे दिए। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें, डिस्क्लोज करना होता ना कि ये पहले अकाउंटिंग पॉलिसी थी, अब ये आ गई है। जब आप डिस्क्लोजर सही दे दें, अकाउंटिंग सही कर लें, फेयर व्यू प्रेजेंट करें, तब ऑडिटर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से एग्री करेगा। और अगर ये चीजें ठीक नहीं है, अगर एग्री नहीं करेगा तो ये क्या है? मिस स्टेटमेंट। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? ओपिनियन मॉडिफाई होगा। लेकिन अगर ऑडिटर ने एग्री कर लिया तो मिस स्टेटमेंट नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन 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 की ऑडिट मैटर आएगा, की ऑडिट मैटर आएगा, की ऑडिट मैटर आएगा। लिख लें, लिख लें भाई। अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अभी क्वेश्चन नहीं किए, इसलिए आपको पता नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है ना, कितना खून चूसती है ये एडजस्टमेंट। पिछले सालों में जाके रिकॉर्ड ठीक करना आसान काम है क्या आपके ख्याल में? क्या कंपनी हर साल अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती रहती है? ये बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर। पहली एग्जाम, अच्छा पहले सफे पे लिख लें एग्जाम्पल्स ऑफ की ऑडिट मैटर। ये जो एग्जाम्पल्स आपको बता रहा ना ओपिनियन, या चले जहां मर्जी लिख लें, याद रख लीजिएगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के आगे लिख लें की ऑडिट मैटर। लेकिन शर्त यह है कि ठीक ठीक हो। ये ना क्वेश्चन में कह रहा हूं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई, डिस्क्लोजर नहीं दिया और आप कहें की ऑडिट मैटर। कहेंगे आप, कंफर्म में कहेंगे। आज तक ऐसा हमेशा होता है। करेंगे करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहेगा प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है और आप कहेंगे की ऑडिट मैटर। कहेंगे आप? कहेंगे ना? नहीं, हमने कहना है प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। क्लियर हो गया ये? एक और एग्जांपल दे दो जिसमें की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं? रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। खुद बताएं, एक फिक्स एसेट कॉस्ट पे है, उसको वेरीफाई करना मुश्किल है कि जो रीवैल्यूड अमाउंट पे है। सिग्निफिकेंट इवेंट आ गया कि नहीं आ गया? कॉस्ट तो बहुत आसान है ना, परचेज प्राइस इनवाइस होगी, उसके साथ मैच कर लें। रीवैल्यूएशन में तो बड़ी अजम्पशन वगैरह होते हैं भाई। क्लियर? ये दो एग्जांपल ज़हन में रख लें, इनमें की ऑडिट मैटर आएगा। कौन सी एग्जांपल? नहीं, बाकियों में भी आएगा। लीगल में कल बता दिया था, रूटीन नेचर के लीगल केसेस हैं, की ऑडिट मैटर आएगा। एग्जाम में खास तौर पे किसी केस को डिस्कस करना शुरू कर दे तो उस पे फिर की ऑडिट मैटर नहीं, एमसीओ मैटर आएगा। और अगर केस को डिस्कस करते करते वो ये भी कह दे कि कंपनी डूबने का खतरा है तो फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी आएगा। वो तो एग्जाम्पल रहेंगी। ये तो आपको एडिशनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना। कल कोई कंसेप्ट डिस्कस होगा, सवाल पूछेंगे, हो सकता है कि ऑडिट मैटर की मैं कोई और एग्जाम्पल भी बता दूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाली एग्जाम्पल गलत हो गई, ये तो इंटैक्ट रहेंगे। क्लियर जी? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर ठीक है तो की ऑडिट मैटर आएगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर गलत है, ऑडिटर कंकर नहीं करेगा, वो मिस स्टेटमेंट होगी, वो मिस स्टेटमेंट होगी जी। और कोई क्वेश्चन? क्या एक रिपोर्ट में दो ओपिनियन आ सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी हो और क्वालिफाइड ओपिनियन। ये मैं रिक्वायर्ड बाय लॉ को अलहदा करके बात कर रहा हूं। जो 4 ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, उसको अलहदा करके बात कर रहा हूं। ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या 2 ओपिनियन आ सकते हैं, अनमॉडिफाइड भी और मॉडिफाइड भी हो? इसका जवाब है नहीं आ सकते। या तो अनमॉडिफाइड होगा या मॉडिफाइड, 2 ओपिनियन नहीं आ सकते। प्रैक्टिकली रिपोर्ट के अंदर एक ओपिनियन ही आता है। ये बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन,
सर एग्जाम में केस स्टडी करते हुए अगर उसने इफेक्ट नहीं बताया मटेरियल है कि इमटेरियल, क्या हम उसमें ये डिस्कशन कर सकते हैं इफ इफेक्ट इज मटेरियल तो ये वरना ये? यस कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रैक्टिकली रिपोर्ट में एक ही ओपिनियन जाएगा, लेकिन एग्जाम में चूंकि उसने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इसलिए हम इफ करके क्या बता सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन ऐसे हुई तो ये ओपिनियन, ये ऐसे हुई तो ये ओपिनियन। एग्जाम में सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, बल्कि लिखना है अगर उसने किसी चीज को मेंशन नहीं किया। लेकिन ज़हन में रखिएगा प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक ही ओपिनियन आता होता है, या अनमोडिफाइड होगा या मॉडिफाइड होगा, या क्वालिफाइड होगा या डिस्क्लेमर या एडवर्स, जो भी हमने पढ़ना है। एक से ज्यादा ओपिनियन नहीं आ सकते। क्लियर मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी अदर मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल्स 1 2 3 4 5 के 6, एक सिर्फ, शाबाश एक। कौन सी वाली? जो कभी कभार पूछता है कि जो सबसे ज्यादा पूछता है? जो सबसे ज्यादा पूछता है लिखें पे, शाबाश। इनिशियल ऑडिट, बस इनिशियल ऑडिट, इनिशियल ऑडिट। अब ये बताया हुआ इनिशियल ऑडिट क्या है, लिख ले। इनिशियल ऑडिट पे अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, इनिशियल ऑडिट पे अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, इनिशियल ऑडिट पे अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, इनिशियल ऑडिट पे अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। इनिशियल ऑडिट पे अदर मैटर पैराग्राफ कम कम विल कम आएगा। ठीक है, आया भाई ज़हन में? क्या वाला? इनिशियल ऑडिट में अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। इनिशियल ऑडिट होता क्या है? पहली दफा नहीं, तर्जमा का नहीं कह रहा, नहीं मैं आपको इधर तर्जमा करवाता होता हूँ इसका, क्या कंसेप्ट बताता होता हूँ। हाँ, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है और इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट है, इसमें अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया, इस साल का ऑडिट भी हमने किया, इनिशियल ऑडिट नहीं है। ये कौन सा ऑडिट है? रिकरिंग ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट, RECURRING, रिकरिंग ऑडिट। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ? अदर मैटर की एक और दे देंगे। एक और एग्जांपल है तो अदर मैटर वाले में जाके फिर क्या पढ़ाऊंगा? ठीक है, अदर मैटर वाले में क्या बता देना, वो तो भी है ना। लेकिन अगर मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर जो स्टूडेंट शार्प है ना वो समझ गया है, इसका मतलब है जो अदर मैटर वाला सेक्शन है ना उसके अंदर सर ने कोई लिस्ट बनाई होगी, जैसे मिस स्टेटमेंट की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे एम्फसिस ऑफ मैटर की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे की ऑडिट मैटर की लिस्ट बनाई हुई है, उसी तरह अदर मैटर की भी लिस्ट बनाई होगी। ठीक है, नहीं लेक्चर या ये क्या भाषण दे रहा हूं मैं? लेक्चर नहीं है ये। दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने बताना अदर मैटर आएगा कि नहीं आएगा। पहली स्टेटमेंट, दोनों के बारे में बता। पहली स्टेटमेंट, मिस्टर ए हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ बी लिमिटेड। दूसरी ऑप्शन, ये भाई बताएंगे मुझे, एंड वाले भाई। पहली स्टेटमेंट सुन ली, आपने बताना दोनों में से किस में आएगा किस में नहीं आएगा, या दोनों में आएगा या दोनों में नहीं आएगा। पहली स्टेटमेंट क्या है? मिस्टर ए हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ बी लिमिटेड। दूसरी स्टेटमेंट, मिस्टर ए हैज बीन reappointed as auditor of बी लिमिटेड। एक मिनट, किस में आएगा? दूसरी वाली में?
और भाई रीअपॉइंटेड का मतलब क्या है कि पिछले साल भी हमने किया था, इस साल भी हम हो रहे, और ये रिकरिंग ऑडिट है। पहली वाली में अदर मैटर आना था, मिस्टर ए हैज बीन अपॉइंटेड, तो क्वेश्चन में खुद से कभी नहीं बताएगा इनिशियल ऑडिट है कि नहीं, आपको इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगाना पड़ेगा। अपॉइंटेड लिखा है कि रीअपॉइंटेड लिखा है, रीअपॉइंटेड लिखा है तो अदर मैटर, अपॉइंटेड लिखा है तो आएगा। और कोई क्वेश्चन पूछे शाबाश। चलें अब लेक्चर की तरफ चलें। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ओपिनियन देने से पहले हमने डिसाइड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है। अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो फिर देखना उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव। मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स हमने पढ़ ली, वो साइड पे। अब आपको इस काबिल होना चाहिए कि कोई भी केस आपके सामने आए तो आप अंदाजा लगा लें कि ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, इफेक्ट की तरफ चलते हैं। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, हमारा नेक्स्ट डिसीजन होता है इसका इफेक्ट इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव। अब सुनिए, इमटेरियल नहीं, पहले मटेरियल। इमटेरियल क्या है? जो मटेरियल नहीं है। इमटेरियल अनमोडिफाइड नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन होता है। एक मैंने स्टूडेंट से पूछा बताओ इस सिचुएशन में क्या ओपिनियन आएगा, उसने कहा मटेरियल ओपिनियन। एक लगाई मैंने, मटेरियल ओपिनियन क्या होता है? एक से पूछा इफेक्ट क्या होता है, सर मॉडिफाइड इफेक्ट होगा, उसको दूसरी लगाई मैंने। ओपिनियन के साथ अनमोडिफाइड मॉडिफाइड लगता है, मटेरियल पर इफेक्ट के साथ लगेगा। इमटेरियल इफेक्ट क्या है? पहले कंसेप्चुअली समझते हैं। पेपर दिया, पेपर देने के लिए गए, पेपर देखा सामने, उसमें 2-3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता था। बताइए ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन के ना आने की वजह से रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इमटेरियल। दूसरा केस, पेपर देखा 20-30 नंबर का क्वेश्चंस नहीं आते थे। बताइए ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए अब रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? लेकिन याद रखें अभी भी पास हो सकता है। मैंने खुद भी ऐसे पेपर किए हुए हैं जो 78 मार्क का पेपर पास हो गए। ठीक है, तो पास हो सकता है, मुझे याद 78 मार्क, तो याद रखिए अभी भी पास हो सकता है। और अगर 51 मार्क्स का पेपर नहीं आया, अच्छा मैंने अभी लफ्ज भी नहीं बोला, आपने पहले ही दीजिए मुझे परवेसिव है ये 51, तो इसका मतलब क्या है? आप फारग, पेपर क्या है? हालांकि हो सकता है अभी 15-20 नंबर का पेपर आपको आता भी हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। एग्री करते हैं? अगर 2-3% का मसला हो ना, इससे हम कहते हैं इमटेरियल। अगर 5% से ज्यादा लेकिन 50% से कम हो, इसे कहते हैं मटेरियल। और अगर 50% से ज्यादा हो, परवेसिव। ये है कंसेप्ट। अब आते हैं स्टैंडर्ड की तरफ। स्टैंडर्ड कैसे हमें बताता है टेक्निकल वर्ड्स में? इमटेरियल, जो मटेरियल नहीं है, यानी 5% से कम। आपको पता है मटेरियल क्या होता है? 5% ऑफ 5% से कम इमटेरियल। मटेरियल क्या होता है? अब गौर से सुनिएगा। स्टैंडर्ड ने डेफिनेशन में, मटेरियलिटी की डेफिनेशन में फॉर्मूला नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन में दिया है। और मैं आपसे एंड पे पूछूंगा कि उसने डेफिनेशन में क्यों नहीं फॉर्मूला दिया, एक्सप्लेनेशन में क्यों दिया? डेफिनेशन सुने, कह रहा है आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल। कोई भी मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हम उस वक्त मटेरियल समझेंगे कब? इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट। अगर वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement। वो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट कर सके जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के लेते हैं। कौन सबसे बड़ा यूजर कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? शेयर होल्डर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के क्या डिसीजन करना है? शेयर खरीदे के बेचे के होल्ड करे?
यही डिसीजन करने होते हैं ना। तो अगर यूजर का डिसीजन किसी चीज को देख के चेंज हो जाए, पहले उसका डिसीजन था खरीदना है, उस इंफॉर्मेशन को देखा, उसका डिसीजन चेंज हो गया, उसने कहा नहीं बेच दो। पहले उसका डिसीजन था बेचना है, उसको देखा तो डिसीजन चेंज हो गया, उस इंफॉर्मेशन को कहता है खरीद लो। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई जिसको देख के डिसीजन चेंज हो रहा है? मटेरियल। हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है जिसको देख के यूजर का डिसीजन चेंज हो जाए। अब आप खुद बताएं, यूजर का डिसीजन सबसे ज्यादा किस चीज को देख के चेंज होता है? प्रॉफिट में 2-4 रुपए का चेंज आए फिर भी डिसीजन चेंज हो जाता है कि 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा कहो फिर चेंज होता है। ये 5% ऑफ प्रॉफिट यूजर ने हमें बताया हुआ है। ये जो हमें हमारे आईफैक बॉडी ने फार्मूला दिया है ना, ये असल में उसने खुद से नहीं याद कर लिया, यूजर से रिसर्च करके पूछा बताइए भाई कितने % पे आके आपका डिसीजन। उन्होंने कहा सर 2-4% पे हम फिक्र नहीं करते, ऊंच नीच हो जाती है हमें भी पता है। हाँ 5% से ज्यादा की फिक्र जाएगी फिर हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा। भाई ये बात समझ आ गई। फिर उसने कहा मटीरियलिटी की डेफिनेशन में ये पॉइंट लाजमी लिखना है हमेशा, मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सम टाइम डिसीजन चेंज होता है अमाउंट को देख के, सम टाइम को नेचर। इसको हम कहते हैं साइज को क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया ऑफ मटेरियलिटी, नेचर को क्वालिटेटिव मटेरियल। आपने डिसीजन किया है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है। उसका प्रॉफिट आया 80,000, आपने डिसीजन चेंज कर लिया। किस बेस पे किया? साइज की बेस पे। 5% ऑफ प्रॉफिट से अमाउंट ज्यादा थे, आपने अंदाजा था 1 लाख प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आया 99,999 रुपए और इमटेरियल, शाबाश, अभी तक इमटेरियल, लेकिन लिखा हुआ फ्रॉड बाय CFO ₹1। ऐसी कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? हालांकि प्रॉफिट तो है, इमटेरियल फर्क है। इसका मतलब ये हुआ आप इस चीज से एग्री करते हैं कि समटाइम्स कुछ चीजों की अमाउंट स्मॉल होती है लेकिन वो सेंसिटिव नेचर की होती हैं, जिस वजह से यूजर का डिसीजन चेंज हो जाता है। तो बाज़ याद रखें, स्मॉल अमाउंट की मिस स्टेटमेंट भी मटेरियल हो सकती है। किस वजह से? ठीक है, जो बड़ी अमाउंट की मिस स्टेटमेंट है वो तो कंफर्म मटेरियल है ही है, लेकिन जो स्मॉल अमाउंट की मिस स्टेटमेंट्स हैं वो भी मटेरियल हो सकती हैं नेचर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल CFO का फ्रॉड का केस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का केस, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन जी, इंटेग्रिटी ऑफ मैन, बिल्कुल ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बे क्लियर हो गया ये। अब आगे चल, इसमें डेफिनेशन में जो सबसे नोट करने वाली बातें हैं वो 2 हैं, एक ये एग्रीगेट और एक नेचर। मैंने आपको बता दिया, नेचर मैंने आपको बता दिया। मटेरियल को प्लस करके जो मटेरियल बन 100 रुपया दूंगा जो पूरा आंसर बताएगा। एग्जाम में आप क्या लिखेंगे? केस स्टडी में, केस स्टडी में उसने कहा क्लाइंट ने इन्वेंट्री को FIFO की बजाय वेटेड लाइफो के ऊपर मेजर किया है, मटेरियलिटी लेवल है 5 लाख, फर्क जो आ रहा है वो है 3 लाख का। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है, समझ रहे हैं? यस सर। FIFO की बजाय लाइफो के ऊपर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, इंपैक्ट कितने का? मिस्टेट 3 लाख का। मटेरियलिटी लेवल क्या है? 5 लाख जी। एक मिनट है, नए स्टूडेंट को भी मौका उनको जी। मॉडिफाइड ओपिनियन देगा क्योंकि वो अकाउंटिंग पॉलिसी उसने स्टेट मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, की ऑडिट मैटर आएगा, गलत। मॉडिफाइड ओपिनियन गलत। सर इसका और भी इफेक्ट होगा, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से उसकी वैल्यू चेंज और भी इफेक्ट होगा। चले इसको चेंज कर ले। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की क्लाइंट ने, 3 लाख की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, मटेरियलिटी लेवल 5 लाख है। अब बताएं इफेक्ट ऑन रिपोर्ट।
कहीं और स्टेटमेंट होगी तो उसको मटेरियल होगी तो उस पे फोटो दे देंगे। हम लिखेंगे एग्जाम में, अब देखिएगा जरा, आपको ये तो पता है इंडिविजुअल इन एग्रीगेट का, नहीं पता? अगर 5 लाख मटेरियलिटी लेवल है, 7 लाख की मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है क्या इमटेरियल? अगर 5 लाख मटेरियलिटी लेवल है, एक मिस स्टेटमेंट 4 की है, एक 3 लाख की है, इंडिविजुअली एग्रीगेट मटेरियल है, बताइए ओपिनियन मॉडिफाई होगा कि नहीं? मॉडिफाई होगा ओपिनियन, शाबाश, क्योंकि इंडिविजुअली नहीं है लेकिन एग्रीगेट। और मटेरियलिटी की डेफिनेशन हमें बता रही है चीख चीख के कि भाई चीजों को इंडिविजुअली भी देखो और एग्रीगेट भी देखो, एग्रीगेट भी देखो और चीजों की नेचर भी देखो। इसीलिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें उसने कहा कि इफेक्ट है इमटेरियल, आपने आधा आंसर दिया इसलिए आपको आधा प्राइस दे रहा हूं भाई। देखो इफेक्ट है इमटेरियल, तो आपने फेल होने वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा भला? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, हालांकि इमटेरियल है, अनमोडिफाइड ही होना चाहिए। पास होने वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन इफ misstatement is also immaterial on aggregate as well as on the basis of nature. If auditor shall express unmodified opinion if misstatement is also immaterial on aggregate basis as well as nature basis. पिक कर रहे हैं कंसेप्ट को? तो अगर इफेक्ट में एग्जाम में उसने पूछा मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट इमटेरियल है, फेल होने वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा? अनमोडिफाइड। पास होने वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा? अनमोडिफाइड इफ मिस स्टेटमेंट इज आल्सो, क्योंकि उसको पता है कि इमटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकती है, उसको पता है इंडिविजुअली स्मॉल अमाउंट्स इमटेरियल नेचर की बेस पे मटेरियल हो सकती हैं, हो सकती हैं। भाई ये बात समझ आए? चलिए इसकी फर्दर कुछ केस स्टडी में डिस्कशन करेंगे। वैसे मेन कंसेप्ट मैंने बता दिया। मटेरियल समझ लग गई क्या है? परवेसिव क्या है? परवेसिव कहते हैं जब किसी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट सब्सटेंशियल पोर्शन को इफेक्ट कर रहा हो। अब देखिएगा स्टैंडर्ड इसको कैसे डिफाइन कर रहा है। डेफिनेशन याद करने की हद तक समझा रहा हूं, वरना रूल क्या आपने केस स्टडी पे लगाना है वो हमने अलहदा निचोड़ के रखे हुए हैं। असूल सारे केस स्टडी में से सारा कुछ निचोड़ के हमने आपके सामने समरी बना, लेकिन डेफिनेशन भी तो पूछ सकता है ना, तो इसीलिए इस कंसेप्ट को डिस्कस करना भी जरूरी है। परवेसिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है फैला हुआ, यानी ऐसी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फैली हुई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे छाई हुई है। डेफिनेशन में 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, कोई भी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन पर परवेसिव होगी व्हेन इट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। नॉट कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब क्या? लिमिटेड। जब वो नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी अगर किसी एक एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं है, अगर मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट फिक्स एसेट पे भी है, डेटर्स पे भी है, इन्वेंट्री पे भी है, परवेसिव, सेल्स पे भी है, परचेजेस पे भी है, परवेसिव। एक से ज्यादा एरियाज पे इफेक्ट आ गया ना तो वो क्या होगा? परवेसिव। परवेसिव, एक मिनट, समझ आ गया? अच्छा मुझे बताइए, सेल्स 1 रुपए से ओवर स्टेटेड है, उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी गलत, उसकी वजह से डेटर्स भी गलत, उसकी वजह से इक्विटी भी गलत, परवेसिव नहीं है। आइंदा जब मैं पूछूं ना फिर बताना है। शाबाश, ये दे, परवेसिव नहीं है। क्यों? वो कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक होती है, वो एक ही कंसीडर की जाती है, वो मल्टीपल नहीं है, क्योंकि उसका डबल एंट्री की वजह से इंपैक्ट आ रहा है। वरना तो डबल एंट्री की वजह से हर मिस स्टेटमेंट का कम से कम 2 एरिया में तो इफेक्ट जाएगा।
डबल एंट्री की वजह से नहीं, अलग से इफेक्ट होना चाहिए। व्हेन मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक का मतलब है सिंगल एलिमेंट। जब इफेक्ट सिंगल एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट पे ना हो, मल्टीपल एलिमेंट्स पे हो, यानी एक से ज्यादा पे, तो वो क्या होगा? परवेसिव। क्लियर? नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक। आगे चलते हैं। इसका मतलब है अगर एग्जाम में, अच्छा पहले मुझे बताएं, अगर अमाउंट्स दी हो, बहुत अहम कंसेप्ट है, आगे चल के ना अगर अभी ना समझा ना तो केस स्टडी में प्रॉब्लम करेगा। मुझे बताएं जजमेंट कब अप्लाई करते हैं? जब इंफॉर्मेशन गिवन हो या ना गिवन? ये पक्की बात है ना। इंफॉर्मेशन गिवन हो तो भाई, जब क्वेश्चन में जब कह दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है तो जजमेंट अप्लाई करने की जरूरत है कि स्ट्रेट लाइन करे कि रिड्यूसिंग बैलेंस करे? नहीं। और भाई क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन कहा है, रिड्यूसिंग करेंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन साइलेंट है, फिर जजमेंट, फिर स्ट्रेट लाइन करें रिड्यूसिंग करें, ठीक है, दोनों ठीक है। जजमेंट क्वेश्चन में अगर अमाउंट्स गिवन है इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए, बहुत अहम क्वेश्चन बता रहा हूं कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन में अमाउंट्स गिवन है इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए, जजमेंट अप्लाई करेंगे कि नहीं? नहीं, जो अमाउंट्स दी हुई हैं उनको यूज करेंगे। और अगर अमाउंट्स नहीं दी हुई, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो फिर जजमेंट अप्लाई करेंगे। इससे एग्री करते हैं? पहली चीज क्या बताई? अमाउंट्स दी हुई हैं, प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है, उसको यूज करना है, जजमेंट अप्लाई नहीं करना है। और अगर अमाउंट्स नहीं गिवन, प्रॉफिट नहीं गिवन, फिर जजमेंट अप्लाई करनी है। एक केस स्टडी मेरे सामने आई, उसमें अमाउंट्स प्रॉफिट नहीं गिवन, मैंने जजमेंट अप्लाई करनी है। सुनिए, उसका मिस स्टेटमेंट उसने डिस्कस की, उसका इफेक्ट 3 एरियाज पे आ रहा था। बताइए मैं उसको इमटेरियल समझू, मटेरियल के परवेसिव? परवेसिव, शाबाश। किस वजह से? क्लियर हो गया? कहानी को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। इफ सो कन्फाइंड, यानी अगर किसी एक एरिया में है इफेक्ट, वो भी परवेसिव हो सकता है। अगर वो अकेला एरिया 50% से ज्यादा हो, सब्सटैंशियल पोर्शन हो, किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यहां पे सब्सटैंशियल से क्या मुराद है? मोर देन 50%। सब्सटैंशियल से क्या मुराद है? इसमें सब्सटैंशियल को भी अंडरलाइन करें, इसके साथ चाहे लिख दें, इसका मतलब मोर देन 50। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अंडरलाइन करें। यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों करवाया, ये मैं एक केस स्टडी में आप सवाल पूछेंगे उस वक्त जवाब बताऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, मैंने इसमें परवेसिव की डेफिनेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करवाया था। इसका मतलब ये हुआ नहीं, जैसे मैं सोचवा रहा हूं वैसे सोचना है, अपने माइंड को ओपन नहीं छोड़ना। क्या कहा? अगर अमाउंट्स प्रॉफिट नहीं गिवन, फिर जजमेंट अप्लाई। अगर अमाउंट्स गिवन है, फिर अमाउंट्स की बेस पे डिसाइड होगी सारे डिसीजन। अगर अमाउंट्स गिवन नहीं है, फिर जजमेंट की बेस पे डिसीजन होंगे। और जजमेंट हमारी क्या कहती है? अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एरियाज पे मिस स्टेटमेंट है, और अगर एक एरिया में मिस स्टेटमेंट है, अगर एक एरिया में मिस स्टेटमेंट है, अमाउंट्स नहीं थी, लॉजिकली स्पीकिंग वो इमटेरियल भी हो सकती है, वो मटेरियल भी हो सकती है, क्या वो परवेसिव भी हो सकती है? क्या वो परवेसिव भी हो सकती है? अगर सब्सटैंशियल पोर्शन है तो परवेसिव भी हो सकती है, परवेसिव भी। लेकिन मैं पता ही नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, इसको रूल आउट नहीं कर सकते अगर अमाउंट नहीं पता। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, भाई ने पहले क्वेश्चन पूछा था
सर क्या रिपोर्ट में एक से ज्यादा ओपिनियन आ सकते हैं? जवाब था नहीं, लेकिन आपके सोल्यूशन में आएंगे। कब? जब उसने अमाउंट्स नहीं दी होंगी, जब आप क्लियरली डिसीजन नहीं कर सकेंगे, अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है, तो उस वक्त आप बताएंगे इफ इफेक्ट इज इमटेरियल, इफ इफेक्ट इज मटेरियल, इफ इफेक्ट इज परवेसिव। अच्छा, जैसे मैं कंसेप्ट समझाता हूं ना वैसे ही क्या करें, वरना कंसेप्ट बदल जाता है। मैंने ऐसे कहा है। चले भाई, नहीं नहीं, कंसेप्ट में ऊंच नीच होती है, एक एक लफ्ज है, आपको पता है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। ये इमटेरियल, मटेरियल और परवेसिव समझ लग गई। ये इसको आपने खास तौर पे जो ज़बानी कलामी कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, ट्रांसलेशन करना बड़ा आसान था, लेकिन इसको एक एक लफ्ज खोल खोल के समझाने का मकसद क्या होता है आपको? ताकि केस स्टडी में काम आए। केस स्टडी आपको फौरन पता चल जाए आपको किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। क्लियर? ये तो अभी हम, हाँ, डिस्क्लोजर इज फंडामेंटल, रटे वाला पॉइंट, रटा लगाइए, टाइम बचाइए, ठीक है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। वो सिर्फ ये बता रहा है डिस्क्लोजर में भी गलती हो सकती है, वो परवेसिव भी हो सकती है, ठीक है, मान लिया डिस्क्लोजर में गलती हो सकती है, डिस्क्लोजर में मिसस्टेटमेंट हो सकती है ना, कल पढ़ा था, आज क्या पढ़ रहे हैं, वो परवेसिव भी हो सकती है। हमने कहा ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल हो तो परवेसिव है, रेलिवेंट हो तो मटेरियल है। फंडामेंटल कौन सी होगी ये बताऊंगा एम्फसिस ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करते हुए। अब पूछे रेलिवेंट कौन सी होगी, ये बताऊंगा अदर मैटर को एक्सप्लेन करते हुए। फंडामेंटल कौन सी होगी कब बताना है, एम्फसिस ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करते हुए। रेलिवेंट कब होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट बताते हैं छोटे छोटे रास्ते होते हैं, इधर से अगर मुड़ जाए ना तो गुम हो जाएंगे रास्ता उधर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सीधे रास्ते पे मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी दाएं बाएं वाली चीजें समझाऊंगा, एक एक लफ्ज का इंशाल्लाह एक एक लफ्ज समझाऊंगा, लेकिन तरतीब के साथ। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन एग्जाम क्वेश्चन। अच्छा आप मुझे ये बताइए, एग्जाम में उसके बड़े दाव पेच होते हैं, मानते हैं दाव पेच होते हैं? एक ऑप्शन आपके पास ये है, एग्जाम की जितनी भी केस स्टडीज हैं उन सब की लिस्ट बनाएं, आई कैप की, कैफ लेवल की, सी फैप लेवल की, फिर ICAW की, फिर ACCA के क्वेश्चन, फिर ICMA के क्वेश्चन, फिर उसके बाद उन सारी केस स्टडी को सॉल्व करें, एनालाइज करें किस केस स्टडी में उसने कैसे इंफॉर्मेशन दी है, क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर जितने भी मैक्सिमम उसके दाव पेच हैं उन सब की लिस्ट बना दें कि मैक्सिमम मटीरियलिटी का कंसेप्ट हमें मैक्सिमम इस तरीके से पूछ सकता है। एक ऑप्शन ये कर लें। दूसरी ऑप्शन क्या है कि यही काम आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा करे और सारी समरी, सारा निचोड़ निकाल के आपके सामने रख दें कि मैक्सिमम ये दाव पेच है, और आप फिर भी ना पढ़ें। अच्छा ये आपने खुद से अज्यूम कर लिया कि मैंने ये काम किया होगा, मैंने नहीं कहा। लेकिन आपको बताने का फायदा को नहीं, आपने कौन सा याद कर लेना है, तो रहने देते हैं, मिटा देते हैं। किधर समझा दूं? पक्की बात है, याद करेंगे, पक्की बात। सुने मैं, अच्छा ये रटे वाला कंसेप्ट, ये आपने रटा लगाना है जाके, ये भी रटा लगाना है जाके, सिर्फ समझना है, ये रटे की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन एग्जाम क्वेश्चन, आई कैप का बापू भी आ जाए ना, इससे बाहर नहीं जा सकता, इससे बाहर नहीं जा सकता। ध्यान से, पहली पॉसिबिलिटी, इसमें से कुछ आपको फौरन समझ आ जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएंगी, आपने पढ़ लेना है, जब वो केस सामने आएगा ना फिर लिंक हो जाएगा। अच्छा 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 ये सिचुएशन थी उधर। पहले हो सकता है क्वेश्चन में वो खुद से बता दे मटीरियलिटी की अमाउंट 10 लाख है, तो हमने मटीरियलिटी की अमाउंट क्या लेनी है, और अगर अमाउंट नहीं बताई वो कहते हैं परसेंटेज बता दे। अब सुनिए, एक क्वेश्चन में उसने कहा मटीरियलिटी 10 लाख है और प्रॉफिट है 50 लाख,
स्टूडेंट कहने लगा सर ने तो बताया था 5% ऑफ प्रॉफिट है, हैं? तो फिर ये इसने रियलिटी गलत बताई हुई है, मैं सही कैलकुलेट करता हूं। और भाई जजमेंट है ना मटेरियलिटी, तो जब उसने क्वेश्चन में बता दी अमाउंट तो उसको यूज करना है, अपनी जजमेंट थोड़ी लगानी है, नहीं लगानी। अच्छा अमाउंट नहीं दी, प्रॉफिट दिया, लेकिन परसेंटेज बता दी कि मटेरियलिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का स्टूडेंट कह रहे नहीं सर ने तो बताया था 5% प्रॉफिट। जजमेंटल है, अगर जो क्वेश्चन में उसने खुद से दे दी ना, खुद से इंफॉर्मेशन, उसको हम चैलेंज नहीं करते, उसको हम चैलेंज नहीं करते। उसने क्वेश्चन में कह दिया मटेरियलिटी 10% ऑफ प्रॉफिट होगी, तो मटेरियलिटी 10% ऑफ प्रॉफिट होगी फुल। तो पहले पॉसिबिलिटी है मटेरियलिटी गिवन, यानी या तो अमाउंट दे देगा 10 लाख मटेरियलिटी, या कहेगा मटेरियलिटी 10% ऑफ प्रॉफिट है और साथ में प्रॉफिट की अमाउंट दी होगी। यूज दैट, जो अमाउंट दिया अमाउंट को यूज करे, परसेंटेज दिया उसको यूज करें। अपनी साइंस नहीं लगानी यहां पे जजमेंट नहीं आएगी। ओके, दूसरा केस, प्रॉफिट और अदर बेंचमार्क गिवन। क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट भी दिया है, टोटल एसेट्स भी दिए हैं। प्रॉफिट भी दिया, टोटल एसेट्स भी दिए। 5% किस पे अप्लाई करना है? और अगर कोई टोटल एसेट पे कर दे गलत है, ये ज़हन में रखिएगा। प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों गिवन है, किसको यूज करना है? और अगर कलप रहा हूं मैं, कलप सॉरी कलप रहा हूं मैं, मेरी बात को सुनिए। अगर वो प्रॉफिट ना दे, यही प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों दिए हैं, अदर बेंचमार्क से मुराद है कोई और चीज दे दे। प्रॉफिट दिया, साथ में टोटल एसेट्स भी दे दिए, किसको उठाना है? परसेंटेज क्या लगानी है? 5%। अगर प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ टोटल एसेट दिए, तो टोटल एसेट पे लगा लें। लेकिन अब अगर 5% लगाएंगे तो बहुत ज्यादा होगा। प्रॉफिट का 5% रीजनेबल मटेरियलिटी है, लेकिन टोटल एसेट तो प्रॉफिट की निस्बत बहुत ज्यादा होते हैं ना, उसका 5% लगाएंगे बड़ी हाई आ जाएगी, तो उस पे 1% लगा लें, उस पे 1 जजमेंट अज्यूम कर। प्रॉफिट दिया हुआ है तो मटेरियलिटी क्या है? प्रॉफिट का 5%। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, टोटल एसेट्स का 1%, दोनों दिए हैं, प्रेफर प्रॉफिट। क्लियर? वही आगे चलें। नथिंग मेंशन, ना अमाउंट दी ना बेंचमार्क दिया। बेंचमार्क से मुराद क्या है? प्रॉफिट या टोटल। ना अमाउंट दी ना बेंचमार्क दिया, क्या करें? जजमेंट। इफ उसने कहा इन्वेंटरी को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे नहीं रिकॉर्ड किया गया, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट नहीं बताया, क्या करें? इफ मटेरियल तो ये, इफ परवेसिव कवर बोथ। कवर बोथ का क्या मुराद है? दोनों। अगर मटेरियल है तो ये, परवेसिव है तो असूली तौर पे ना इमटेरियल को भी डिस्कस करना चाहिए, कवर 3 ये होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन में जिक्र नहीं कर रहा है कैप अपने सेशन। मार्किंग स्कीम में इमटेरियल के मार्क्स नहीं होते, इसलिए हम भी एग्जाम में जब उसने इफेक्ट मेंशन नहीं किया होगा तो तीनों को डिस्कस करने की बजाय बोथ को डिस्कस करेंगे। बोथ से क्या मुराद है? यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अच्छा आगे चलें कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि बाकी भी बता दूं अभी? कितनों का ख्याल है? नहीं, जरा डिस्कशन ज्यादा हो रही। चलें ठीक है इसको यहाँ पे, लेकिन कल हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। अब 2 मिनट दे ना 2 मिनट दे दीजिए। आपने डिसाइड कर लिया
के मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, आपने डिसाइड कर लिया इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। अब क्या डिसाइड करना है? अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है या है लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल है, अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है। हाँ, अब मैं मॉडिफाइड की टाइप बता रहा हूं आगे। इमटेरियल है, मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल है, शाबाश। अनमोडिफाइड ओपिनियन पूरा लिखो कि सिर्फ अनमोडिफाइड लिख दो, चलेगा? हाँ, अगर स्कोप लिमिटेशन है या उसका इफेक्ट नहीं है या है इफेक्ट इमटेरियल, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड। ये क्या होता है कल बताएंगे इंशाल्लाह। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, नहीं डिसक्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। यहां पे क्वालिफाइड का मतलब नॉर्मल जुबान में हम क्वालिफाइड का मतलब पढ़ा। ऑडिट में क्वालिफाइड किसको कहते हैं? जिसमें मसला हो, क्वालिफाइड। मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स, एडवर्स। और स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। भाई ये याद कर लेंगे। चलिए, अब सिर्फ असल में ये आपको करवाने का मकसद था, एक असाइनमेंट आपसे करवानी है आज, एक केस स्टडी है, सिर्फ एक, आपकी जिंदगी की पहली एग्जाम लेवल की केस स्टडी। वैसे इससे पहले भी चैप्टर 1 में की थी, लेकिन वो कभी कभार, ये रूटीन वाली। आपको नोट्स के साथ अपेंडिक्स दिया गया कोई? पक्की बात है? अपेंडिक्स 1 को छोड़ें, 2 को छोड़ें, 3 पे आए। 3 पे केस स्टडी 1 है। देखिए वो कोई पिफा वाली है, पिफा वाली है, हाँ विंटर जो भी है। ये केस स्टडी 1 करनी है। अपेंडिक्स 3 में, अपेंडिक्स 3 की केस स्टडी 1 रिटन फॉर्म में करनी है। समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। ये अगर आप कहेंगे ना सर घर बोल की हुई है, घर बोल आया हूं सर, मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही कर दिया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अलहदा पेज के ऊपर रिटन फॉर्म में होम असाइनमेंट लाजमी 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 चेक करनी है। ये होम असाइनमेंट लंबी चौड़ी असाइनमेंट मैं नहीं दिया कर, जैसे काउंटिंग में होता ना, और दे दनादन 10 क्वेश्चन दे दिए, 15 दे दिए, वो करते रहो। जितना हाथ चलता है ना तेज, उतना माइंड फिर नहीं चलता। तो जितना हाथ स्लो चलेगा ना उतना माइंड। मैं जब गाड़ी पहली दफा ड्राइव करने लगा ना, तो मैं जब ड्राइविंग सीख रहा था ना, तो मेरे जहन में ये था मैं जितनी तेज चलाऊंगा ना उतना सुपर ड्राइवर बनूंगा। तो जिस बंदे ने उसने सूद बताया मुझे, उसने कहा जितनी स्लो ड्राइविंग करेंगे ना उतनी बेहतर ड्राइविंग होगी आपकी। तो इसीलिए मैं कभी भी आपको ये नहीं कही काउंटिंग की तरह 10 केस स्टडी दे दी, 12 केस स्टडी, नहीं, चुन चुन के जो है एडिशनल कोई करना चाहे कर ले, वो भी बता दूंगा। लेकिन मैंने बड़ी सिलेक्टेड की होगी, मिनिमम केस स्टूडेंट वही कर ले, काफी है इंशाल्लाह। तो सिर्फ एक केस स्टडी, वो भी छोटी सी, ये 10 से 12 मिनट में हो जाएगी सॉल्व एवरी स्टूडेंट से इंशाल्लाह। लेकिन आप सोचें इसको 20 मिनट में करें, बच्चे आधे घंटे में करें, बल्कि क्यों सोच सोच के इसमें ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ऐसे हो जाए तो क्या होगा, वैसे। ठीक है जी, हाँ सिनेरियो उसके अंदर बनाएंगे। और कल पूछना है, कल आपने मुझे ट्रैप करने की कोशिश करनी है, सर इसको अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा, वैसे हो जाए तो क्या होगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।